સોરી, તમારું એસી ચાલતું નથી અને એ ચાલવાનું કારણ છે કે ભાઈ પીજીવીસીએલનું કોઈ ફ્લક્ચ્યુએશન વોલ્ટેજનું થાય છે એટલે 10-15 મિનિટમાં આપણે એસી ચાલુ થઈ જશે અને તમારી જે અત્યારની તકલીફ છે એ પૂરી થઈ જશે. આપને બધાને ખબર હશે કે કોર્પોરેશન બીજો પણ એક ટાઉન હોલ બનાવી રહ્યા છે. અત્યારે જે જૂનું રંબાબેન ટાઉન હોલ હતો એનો ડિમોલિશ કરવા થઈ ગયું છે. હવે એમાં નવો ટાઉન હોલ 1 વર્ષમાં બનશે એટલે તમારા માટે 500-600 નું એક નાનકડું ટાઉન હોલ બીજો આપણે ત્યાં બનાવી લઈશું. એના સાથે જ આ ટાઉન હોલની બાજુમાં એક નહેરુ લાઇબ્રેરી હતી. આપને પણ કદાચ એમાં વાંચવાનું જવાનો મોકો મળ્યો હશે તો આ વખતે જ એમાં આપણે G+2 એક આધુનિક લાઇબ્રેરી પણ એના સાથે આપણે ઊભી કરી રહ્યા છે કે જે ટાઉન હોલની બાજુમાં હશે. એનું પણ કામ જે છે 1 વર્ષમાં પૂર્ણ થશે. એના સાથે દુધરેજમાં પણ એક લાઇબ્રેરી આપણે બનાવશો એટલે દુધરેજના જે રહેવાસીઓ છે, છોકરાઓ છે એના માટે પણ આ સગવડ જે છે એ દુધરેજમાં મળી જશે. અને જે રતનપર જોરાવનગર વિસ્તારમાં જે લાઇબ્રેરી છે એનો પણ રિનોવેશન આપણે હાથ લીધો છે. કોઈ પણ શહેરને ઊભો કરવો એક ચેલેન્જ હોય છે પણ અમે છેલ્લા 1 વર્ષથી 300 કરોડથી વધારાના કામો આપણે શહેરમાં અત્યારે કરી રહ્યા છે. આપને ખબર હશે કે ઘણા કામ ચાલુ છે, ઘણા પૂર્ણ થઈ ગયા છે અને મોટા ભાગના જે કામો છે એ આગામી 1 થી 2 વર્ષમાં પૂર્ણ થશે. એટલે મારું સપનું, આપના બધાનું સપનાનું જે સુરેન્દ્રનગર છે એ 2 થી 3 વર્ષમાં તમને સાચા અર્થમાં જોવા મળશે. હવે આપણે પ્રોગ્રામ ઉપર આવીએ કે આજ જે તમારો વાર્ષિક ઉત્સવ અને ઇનામ વિતરણ સમારોહ છે MP શાહ આર્ટ્સ એન્ડ સાયન્સ કોલેજનું, એમાં ઉપસ્થિત મંચ પર ઉપસ્થિત આપકે પ્રિન્સિપલ શ્રી, મારા સાથી સહકારી ઓઝા સાહેબ, એના સાથે જ આપના ટમલિયાજી અને માન્યવર, સૌથી મહત્વનું આપ બધા વિદ્યાર્થીઓ. मैं हिंदी में बात करता हूँ ताकि फिर मेरे से कोई गलती ना हो कि मेरा जो कॉलेज था वो 2004 का, मैं MBBS बैच का व्यक्ति हूँ. 11वीं 12वीं मैंने लातूर एक जगह है वहाँ से किया था, राजर्षि शाहू महाविद्यालय आपके जैसा एक कॉलेज था. उसके बाद 2004 में हमने MBBS किया, 2010-11 में हमने MBBS पूरा किया. और उस टाइम पे हमारा जो मेडिकल कॉलेज था उसके ग्राउंड में IG की कचहरी थी, पुलिस कमिश्नर की कचहरी थी. तो मैं एक बहुत छोटे गांव से आता हूँ, वहाँ पे रास्ता भी नहीं है. तो जब मैंने IG की कचहरी में लोग आते जाते देखे तो मेरे को ऐसे क्यूरियोसिटी होगी कि ये क्या चीज़ है ना, कि जो पुलिस है या ऑफिसर से ये क्या होता है. मुझे पता भी नहीं था उस टाइम पे कि UPSC क्या होता है. बट वो देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि यार ये चीज़ करनी चाहिए. हालांकि MBBS एक बहुत अच्छी डिग्री है, अच्छा फ्यूचर है, अच्छा प्रोफेशन है, नोबेल प्रोफेशन है. बट हमने ऐसे सोचा कि यार ऐसा क्या करें कि हम इसमें जा सकते हैं. तो फिर 2011-12 में MBBS होने के बाद हमने UPSC की पढ़ाई शुरू की. जैसे इन्होंने कहा कि 5 अटेम्प्ट लगे तो हम लोग क्या गांव से आते हैं, आप से भी कई सारे लोग जो है मेरे जैसे गांव से आते होंगे. तो गांव से जो लड़के आते हैं उनका इंग्लिश बहुत अच्छा नहीं होता है. उसके पास जो सॉफ्ट स्किल्स होती है, बात करने का तरीका है या फिर खुद को कपड़े वगैरह पहनने का तरीका है, ये सब चीज़ में हम लोग थोड़ा कमज़ोर होते हैं गाँव के लड़के. शहर के लड़कों को क्या बात करने का तरीका होता है, कपड़े पहनने का तरीका होता है. तो ये सब चीज़ में हम पहले से ही पिछड़े थे. तो 2-3 इंटरव्यू में ऐसे हुआ कि भाई जो हम बात करते थे तो वो प्रॉपरली कर नहीं पाए. उसकी वजह से जो हमारा इंटरव्यू होता था उसमें हमें कम मार्क्स मिलते थे और हमारा सिलेक्शन नहीं होता था. तो मेरा एक जर्नी था कि जो जर्नी गाँव से निकल कर शहर तक था और खुद को बदलाव लाने का भी एक जर्नी था. ये जर्नी में हमने बहुत सारे अनुभव लिए, अच्छे बुरे, और कुछ चीज़ें हमें समझी है जो हमारे जर्नी में हमें रियलाइज होगी, जो मैं आप लोगों को आज 2-3 मिनट में बताना चाहता हूँ. सबसे पहला तो ये होता है कि सबको ऐसे लगता होगा कि यार XYZ व्यक्ति जो है बहुत टैलेंटेड है, बहुत इंटेलिजेंट है, एक बार पढ़ लेता है तो उसको बिल्कुल ध्यान में रहता है. बट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ. मेरे ये 8-10 साल और उससे पहले के 5 साल, आप समझ लीजिए 15 साल का जो मेरा जर्नी था, कि हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट एवरी टाइम. जिसके पास हार्ड वर्क करने की मनीषा है ना, वो उसके सामने भले टैलेंटेड आदमी हो, वो उसको हमेशा बीट करता है. इसीलिए हमारे जीवन में हमने कोई भी लक्ष्य रखा होगा. जैसे मैं कल ही बात कर रहा था तो हमारे कुछ लड़के जो है IIT में जा रहे हैं. तो आप जो भी लड़के हैं उनको तो मैं बोलता हूँ आप तालियां बजा के उनको
ये करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए कि सुरेंद्रनगर के लड़के अगर IIT जा रहे हैं तो ये बहुत गर्व की बात है और बहुत ही क्या बोलते हैं कि आनंद की बात है। तो आई विल से कि आप इतना समझ लीजिए कि जीवन में हार्ड वर्क जो करता है इट विल बीट टैलेंट। दूसरा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पेशेंस। कई बार क्या है ना, आज की तो आपकी जनरेशन या आप कहिए कि मैं भी थोड़ा बहुत आपके ओल्ड जनरेशन वाला हूँ, तो आप इंस्टाग्राम में क्या 2 सेकंड में रील में मजा नहीं आता है तो रील बदल दी जाती है। तो वी आर लूजिंग पेशेंस। हमारे पास जो पेशेंस चाहिए, जो कामनेस चाहिए, जो इंटरनलाइज चीज करने के लिए हमें स्टेबिलिटी चाहिए, उसको एक बहुत बड़ा चैलेंज है आज के टाइम पे। तो मैं आपसे सबसे ये कहूँगा कि सोशल मीडिया का अच्छा और बुरा दोनों उपयोग है। आपको जैसे करना है आप कर सकते हो, बट जीवन में सक्सेस करने के लिए हमें उसका अच्छा उपयोग कैसे करना है उसको देखना होगा। और इसी मामले में आपसे ये कहूँगा कि भाई पेशेंस जो होता है जीवन में बहुत मैटर करता है। किसी को बहुत जल्दी बड़ा होना है, किसी को बहुत जल्दी अमीर होना है, किसी को बहुत जल्दी जो है इज्जत पानी है, ऐसा कभी नहीं होता है। जीवन में शॉर्टकट जो लेता है वो कल जाके उसका जो होता है वो सफ़र ही करता है। इसलिए आई विल सजेस्ट कि भाई शॉर्टकट से ज़्यादा आप पेशेंस रखिए, हार्डवर्क रखिए। आजकल जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ खास करके, मेरा आप लोगों से कंप्लेन है या कहिए खुद से ही कंप्लेन है कि मैं देखता हूँ कि बच्चे अपने टीचर्स के साथ, पेरेंट्स के साथ जो रिस्पेक्टफुली बिहेव करना चाहिए वो नहीं दिखता है। मैं जब भी सोशल इंटरेक्शंस में रखता हूँ कि मुझे कूल बनने के लिए मुझे एरोगेंट बनना पड़ता है, इस तरीके का माइंडसेट लोगों ने बना दिया है। वो बहुत डेंजरस है। हमें कूल बनने के लिए एरोगेंट बनने की ज़रूरत नहीं है। नम्रता जो होती है, ओबीडियंस जो होता है, वो बहुत बड़ी ताकत होती है जो आपके साथ 10 लोगों को जोड़ सकती है, आपको रिस्पेक्ट ला सकती है। मुझे कूल बनना है या इसीलिए मैं किसी बड़े आदमी का इंसल्ट करूँ, मुझे कूल बनना है इसलिए मेरी टीचर की बात नहीं सुनूं, मुझे कूल बनना है इसलिए माँ बाप के सामने मैं मिसबिहेव करूँ, ये सब चीज़ें कई बार दिखाई देती है। तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जब आप खुद माता पिता बनोगे, जब आप खुद टीचर बनोगे, जब आप खुद उस उम्र में आ जाओगे, तब आपको पता चलेगा कि मेरा बिहेवियर कितना गलत था उस टाइम पे। सो आई वुड अर्ज ऑल ऑफ यू टू थिंक ओवर दैट। और एक जो चीज़ है जो मुझे ऐसे लगता है कि आपके जितने भी आसपास के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। आपकी कंपनी आपका फ्यूचर डिसाइड करती है कि आपके आसपास कैसे लोग हैं, कैसे माइंडसेट वाले, क्या टेस्ट है, उसकी आदत क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, वो किस तरीके से पैसे के बारे में सोचता है, किस तरीके से आपके कलीग्स के बारे में, फ्रेंड्स के बारे में सोचता है। आपकी कंपनी जो है आपका फ्यूचर डिसाइड करती है। इसलिए मैं हमेशा से ये कहूँगा कि अपने दोस्त जो है वो पॉजिटिव रखिए, ऑप्टिमिस्टिक रखिए, जो जीवन में आपको आगे लेके जाइए ऐसे रखिए। ऐसा नहीं कहूँगा कि हर कोई परफेक्ट है, बट उसमें भी आपको इतना ध्यान रखना है कि भाई आगे जाना है तो आपको ये करना पड़ेगा। एक मेरा छोटा सा इंटरेक्शंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं लाइब्रेरी में लड़कों के साथ बात कर रहा था जो पढ़ाई कर रहे थे, मैंने उनको पूछा कि भाई आपको कौन सी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, तो उन्होंने कहा हमको क्लास 3 करना है, पुलिस कांस्टेबल बनना है, हमें कोई क्लर्क की तैयारी करनी है, हमें कोई तलाठी की तैयारी करनी है। 2-4 ऐसे मिले कि जो जीपीसीबी के जो सिविल सर्विस है उसकी तैयारी करने के लिए पढ़ रहे थे। तो मुझे बुरा लगा कि हमारा इतना बड़ा शहर है, इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, क्या मुझे ऐसा आदमी नहीं मिल रहा है कि जो यूपीएससी की तैयारी करने के लिए हिम्मत दिखा सकता है। ये बहुत बुरी बात है। मेरी ऐसा मानना है कि अगर सपना देखना है तो बड़ा देखना चाहिए। मैं आज आपको इतना बहुत ही क्या बोलते हैं कि ऑनेस्टली बताना चाहता हूँ, मेरे गांव में रास्ता नहीं था, मतलब जो डांबर रोड होता है ना वो रास्ता नहीं था। वहाँ से हम आए हैं, पढ़ के आए हैं, मतलब गिरते हुए आए हैं। हर बार हमको अलग अलग सीख लोगों से मिली हुई है, कई बार खुद का अपमान भी झेलना पड़ा है, हर चीज़ हमने झेली है यहाँ तक पहुँचने के लिए। लेकिन हमारे सपने तो छोटे नहीं होने चाहिए। आपका अगर सपना ही क्लर्क बनने का है तो फिर उसके बारे में क्या डिस्कस करें। मैं हमेशा से आपको ये कहता हूँ कोई भी चीज़ जो है वो असंभव नहीं है। आपको सपना उस तरीके से देखना चाहिए और उसके लिए मेहनत और पेशेंस रखना चाहिए, ऐसा मेरा आप सब लोगों से कहना है। एक आध्यात्मिक विषय निकला था, नाम नवनाथ है, बट महाराष्ट्र से ज़्यादा काठियावाड़ में વધારે નાથ સંપ્રદાયનું છે। गिरनार છે, સોમનાથ છે, નાગનાથ છે, ધરમનાથ છે। તો કાઠિયાવાડ જે છે ને એ વધારે નાથ સંપ્રદાયથી પ્રભાવિત છે, એટલે આપણે માતાજીની પૂજા કરીએ, એટલે આપણે ગિરનાર જઈએ, એટલે આપણે સોમનાથમાં જઈએ, એટલે આપણે દ્વારકાનાથને પણ ગોપીનાથ કહેવાય હે ને। કૃષ્ણ ભગવાનનું બીજું નામ શું છે? ગોપીનાથ। તો આપણે જે કાઠિયાવાડ છે એમાં નાથપંથ વધારે છે। અને તુકારામ મહારાજની વાત કરીએ તો આજે આપણે જોઈ શકાય કે ઘણીવાર તમે ન્યૂઝ વાંચતા હશે કે ભાઈ ભોંદુ સાધુ મળી ગયા, ફેક સાધુ મળી ગયા, એમને છેતરી દીધો, આ બધી વસ્તુ તમે સાંભળતા હશે। તો તુકારામ મહારાજે જ દેતે વખતે આપણે ચેતવણી આપી દીધી છે कि भाई આ પ્રકારના ભોંદુથી સાવધાન રહેજો। भगवान के अच्छे लोग भी है, ऐसा नहीं है कि वो अच्छे नहीं है, बट हमें इतना समझना चाहिए कि भाई हम किसको फॉलो कर रहे हैं, किसको नहीं कर रहे हैं।
તો રેશનાલિટી, તુકારામ મહારાજ એટલે રેશનાલિટી. તુકારામ મહારાજ એને લોજિકની વાત કરે છે. तो धर्म ये क्यारे पर लॉजिक एंड रैशनैलिटी दूर नहीं होता है, वो उसके साथ ही होता है. और हमारा जो संप्रदाय है, हिंदू धर्म में जितने सारे संप्रदाय है, स्वामीनारायण की बात करिए आप, नाथ संप्रदाय की बात करिए आप, दत्त संप्रदाय की बात करिए, जिसको अपने गुजरात में अवधूत पण कहेवाय, એ બધા રેશનાલિટીની વાત કરે છે. તો આપણે જ્યારે પણ ભણતા હોઈએ છીએ, જીવનમાં ચાલતા હોઈએ છીએ, ત્યારે આપણે સ્પિરિચ્યુઆલિટી અને धार्मिकताની પણ જરૂરિયાત પડે છે. એ પણ આપણે સાચવીને રાખવાની જરૂરિયાત છે. आपको ऐसे लग रहा होगा कि मैं कोई डॉक्टर हूँ और प्रिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, आप पीसीएम ले लो, आ टेब्लेट ले लो, आ एंटीबायोटिक ले लो. પણ હવે ટૂંકું સમય છે, જેટલું મારા અનુભવથી આપને કહી શકું એ કહું છું. કોર્પોરેશનનું અત્યારે જ 800 કરોડ જેવું બજેટ જો છે અમે પાસ કર્યો છે. પણ આપણે બધાને જે એમને સિવિક સેન્સની વાત કરી કે આવું અભી મેં આતા હતા રસ્તે છે, તો સવારે તો રસ્તા સાફ થઈ જાય, સાંજે બપોરે અત્યારે 12 વાગે આવી જઈએ તો દુકાનદાર એમના કચરા કાઢીને રસ્તા ઉપર નાખી દે. એટલે કચરાની ગાડી પણ આવે છે અને એમને એમાં નથી નાખવાનું, એમને રસ્તા ઉપર જ નાખવાનું છે. પછી એવું કરીને એ જ કહેવાનું આ કોર્પોરેશન તો કશું કરતી જ નથી. એટલે પોતાને બધું સાફ ખરાબ કરી દેવાનું અને કોઈના ઉપર બ્લેમ નાખી દેવાનું. એને આપણે સિવિક સેન્સ ના કહેવાય. તમારા પાસે વ્યવસ્થા છે, તમારા પાસે લોકો છે, સરકાર ખર્ચ પણ કરે છે, તો આપણે એટલી તો જિમ્મેદારી રાખી શકાય કે આપણે એ જો કચરો છે એ તો કચરાની વાત થઈ, એમાં ઘણા બધા વસ્તુઓ છે. તમારે બીજી વસ્તુ કરીએ, અહીંયાની બહુ સેન્સિટિવ કાઠિયાવાડની વસ્તુ માવા. આ માવાથી જેટલું દૂર થાય એટલું રહેજો. એ માવા જેવી ખરાબ વસ્તુ આપણે કઈ ના હોઈ શકે. 3000 પ્રકારના ટોક્સિન હોય, છોકરાઓને ખાસ કરીને કહું, એમાં તમારું જીવન પતી જાય એ માવાને લીધે. તો એટલા માવા વગેરે જે વસ્તુ છે એ કઈ કુલ નથી. એનાથી તમે કોઈ શું કહેવાય કે બહુ સારું દેખાતું હોય, અમને મોડા જોઈને એવું લાગે છે, મુझको तो ये समझ में नहीं आता है कि मावा खाने वालों को